अगर आप 2023 में अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं तो दिस इज अ बिगनर गाइड फॉर यू, जिसमें हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में मौजूद सोलर टेक्नोलॉजीज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन येट विद अनदर वीडियो ऑन सोलर मेंटोर। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में मौजूद सोलर टेक्नोलॉजीज के बारे में। कौन कौन सी सोलर टेक्नोलॉजीज हैं जो कि पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही हैं, किस तरह के कंज्यूमर के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर है, और तमाम टेक्नोलॉजीज के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान में मौजूद सोलर सिस्टम्स के बारे में। तो पाकिस्तान में इस वक्त करंटली 3 तरह के सोलर सिस्टम्स मोर और लेस लगाए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो सिस्टम है उसको ग्रिड टायर्ड सिस्टम कहा जाता है। दूसरा सिस्टम जो है वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है, और जो तीसरा सिस्टम है उसको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कहा जाता है। और इसके बाद एक चौथी भी एक सोलर सिस्टम्स की एक टाइप है जो कि ऑफ ग्रिड ट्यूबवेल सोलर इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल होता है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिड टायर्ड सिस्टम की। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ग्रिड टायर्ड है। ग्रिड टायर्ड होने का मतलब ये ग्रिड स्टैंड्स फॉर वापडा एंड टायर्ड मीन्स बंधा हुआ। तो यानी कि जो सिस्टम है वो वापडा के साथ एफिलिएटेड होता है। और आपका जो सोलर सिस्टम है उसके 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले सोलर पैनल्स जो कि आप रूफ टॉप पे लगा रहे हैं, उसके बाद इन्वर्टर जो कि आप नीचे लगाते हैं, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है जिसको नेट मीटर कहा जाता है, या ग्रीन मीटर या बाई डायरेक्शनल मीटर इसको कहा जाता है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके आपका एक ग्रिड टायर्ड सिस्टम बनाते हैं। अब सिस्टम काम किस तरह से करता है कि आप जितनी बिजली बना रहे हैं रियल टाइम में वो आपके घर में कंज्यूम हो जाती है, और उसके बाद जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो एक्सपोर्ट होती है, वापडा को सेल बैक कर देते हैं आप, और उसके बाद आप उसका एक क्रेडिट जो है अपने बिल के अंदर एक आपको क्रेडिट नज़र आ जाता है आपके बिल के अंदर। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, तो अगर आपका एक सिस्टम 7 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है, पीक आवर्स में वो 7 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है रियल टाइम में, और आपके घर का जो लोड है डे टाइम में, क्योंकि घर में कंजप्शन इतनी नहीं होती डे टाइम में, अक्सर लोग जो है ऑफिस स्कूल्स वगैरह में होते हैं, तो आपका लोड लेट से 2 किलोवाट है। तो आपका सोलर सिस्टम क्या करता है कि 7 किलोवाट से 2 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको आपके घर में कंज्यूम की जाती है, और जो 5 किलोवाट की एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है उसको आपका सोलर सिस्टम थ्रू दैट नेट मीटर एक्सपोर्ट कर देता है। अब वो यूनिट जो कि आपने एक्सपोर्ट कर लिए हैं, आप रात को एक तो ऑफ पीक आवर्स में जब भी बिजली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रात को सोलर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा, तो रात 11 बजे के बाद जो आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वही बिजली होगी जो कि आप दिन में एक्सपोर्ट कर चुके थे। और दूसरा, अगर उसके बाद भी आपके पास एक सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है तो आपका इसका एक बिल के अंदर क्रेडिट मिलता है, जिससे बाद में आपके ऑफ पीक आवर्स भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये इसका एक सिंपल वर्किंग फिनोमेना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस सिस्टम्स के फ़ायदे और नुकसान। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट इस सिस्टम का है वो ये है क्योंकि इसमें बैटरीज नहीं है, तो ये एक वन टाइम कॉस्ट होती है और आपको कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं पड़ी होती है, कि आपको बैटरी चेंज नहीं करनी पड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो इसमें पैनल्स और इन्वर्टर्स हैं उनकी खातिर खा वारंटी है, 5 साल के पैनल की वारंटी होती है, 5 से 10 साल वारंटी होती है इन्वर्टर की, ग्रिड टायर्ड इन्वर्टर की। तो इन सिस्टम्स में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट है वो बहुत कम है। तो अगर ऑन एन एवरेज 100 ग्रिड टायर्ड सिस्टम लग रहे हैं तो उसमें से 1, 2 या 3 सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं। हार्डवेयर के मसले इस सिस्टम में बहुत कम आते हैं, इसलिए इसकी कोई रीअकरिंग कॉस्ट नहीं है। जैसे कि एक बैटरी बेस्ड सिस्टम जो है उसमें अगर बैटरीज लग रही हैं तो आपको बैटरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज करनी पड़ती हैं। आप बैटरीज को जब अगर ट्यूबुलर बैटरीज हैं तो आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाद, या लिथियम आयन बैटरीज हैं तो उनको भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद बदल रहे होंगे, जिसकी वजह से इसका जो एक रीअकरिंग कॉस्ट है वो बढ़ती रहती है। तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वाइबल है। इस सिस्टम को लगाया जाता है आपके बिल को ज़ीरो करने के लिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है सिस्टम का वो तकरीबन 3 से 3.5 साल के अंदर आ जाता है। यानी कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट आज सोलर सिस्टम को लगाने पे कर रहे हैं वो 3 से 3.5 साल के अंदर रिकवर हो जाती है। अब इस सिस्टम के जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है या सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये सिस्टम आपको किसी तरह का बैकअप नहीं देता। बैकअप का मतलब ये होता है कि जब लोड शेडिंग हो रही है तो आपका जो घर का लोड है, एसेंशियल लोड है, आपके एसीज वगैरह हैं, तो वो चलते रहें। तो इस सिस्टम को हम बैकअप बेस्ड सिस्टम कहते हैं, यानी कि वो सिस्टम जो कि एक यूपीएस की तरह पे या लोड शेडिंग के टाइम पे आपको बैकअप देने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। तो ग्रिड टायर्ड सिस्टम्स के अंदर किसी तरह का बैकअप नहीं होता। इवन अगर डे टाइम में भी लाइट चली जाती है तो आपका सिस्टम बंद हो जाता है, और आपके घर में जो भी आप यूपीएस यूज़ कर रहे थे या जनरेटर यूज़ कर रहे थे तो आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक और सिस्टम जो है वो हमारी मार्केट के अंदर यूज़ हो रहा है, जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है। अब हाइब्रिड सिस्टम में नेट मीटरिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बिल भी ज़ीरो हो रहा है और आप बैटरीज लगा के आप इन द टाइम ऑफ लोड शेडिंग बैकअप भी ले सकते हैं। अब ये जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर मेजर 4 कंपोनेंट्स आते हैं। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो आपके सोलर पैनल्स हैं, जो कि आप रूफटॉप पे लगा रहे हैं अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर। दूसरा जो कंपोनेंट है वो एक आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है। तीसरा कंपोनेंट है बैटरीज, जो कि पिछले सिस्टम में नहीं थी। और चौथा जो कंपोनेंट है वो नेट मीटरिंग है। और नेट मीटरिंग जो है वो एक ऑप्शनल ऑप्शन होता है सिस्टम में कि आप नेट मीटरिंग अगर चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप नेट मीटर नहीं लगवा सकते। लेकिन ओवरऑल अगर आपका 3 फेज मीटर पहले से लगा हुआ है तो आपको नेट मीटरिंग लगाने से इट एड्स ऑन टू द वैल्यू ऑफ द सिस्टम। आपके सिस्टम की वैल्यू ही बढ़ती है और उसकी प्रोडक्टिविटी में ही इजाफा होता है। तो नेट मीटरिंग भी इसके अंदर लगवा लेने में कोई हर्ज नहीं होता। अब ये सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है, वही तरीकेकार है। दिन के वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा उससे ये इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले आपके घर को सप्लाई करेगा, आपके लोड उससे कंजप्शन होगी लोड में। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बचती है उसको ये बैटरीज को चार्ज करने के लिए यूज़ करता है। और तीसरी स्टेज के ऊपर ये जो उसके इन दोनों स्टेजेस के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है, आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद आपकी बैटरीज को चार्ज करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी इजाफी बचती है तो वो एक्सपोर्ट हो जाती है, जो कि आपके बिल में क्रेडिट ऐड कर देती है। अब हाइब्रिड सिस्टम की अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ग्रिड टाइड सिस्टम के मुकाबले इसकी कॉस्ट अच्छी खासी होती है। लाइक इट कुड बी एडिशनल 50%, यानी कि अगर आप 10 लाख का एक सिस्टम लगवा रहे हैं तो 15 लाख का आपका हाइब्रिड सिस्टम लग रहा होगा। लेकिन अगर आप लिथियम आयन बैटरीज को यूज़ कर सकते हैं तो हो सकता है ऑलमोस्ट आपको डबल कॉस्ट करे ये सिस्टम। तो क्योंकि सिस्टम की कॉस्ट जो कैपिटल कॉस्ट है वो ज़्यादा है और उसके अगेंस्ट जो बिजली जनरेट कर रहा है वो उतनी ही है जो ग्रिड टाइड सिस्टम जनरेट करता है, तो उसकी वजह से इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो तकरीबन 6 से 7 साल में चला जाता है। और उसके बाद इस सिस्टम में एक और प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी बैटरीज हैं उनकी वजह से एक रीअकरिंग कॉस्ट सिस्टम में ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से आप कुछ टाइम पीरियड बाद आप बैटरीज को चेंज कर रहे होंगे। तो अगर मैं टेक्निकली इस सिस्टम को देखूं तो इसमें रिटर्न एज सच नहीं है, क्योंकि आपका जब रिटर्न अप्रोच होने लगेगा, आपकी जो सिस्टम की इन्वेस्टमेंट है वो पूरी होने लगेगी, तो आप बैटरीज पे दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो ये एक सिस्टम है, एक साइकिल है जो कि चलता रहता है। तो ओवरऑल एक हाइब्रिड सिस्टम को आपने सिर्फ तब इंस्टॉल करना है जब आपको बिजली के बिल की कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ ये कहते हैं कि यार मुझे बैकअप चाहिए, लोड शेडिंग से जो है मेरा सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए, घर का जो लोड है वो चलते रहना चाहिए, तो वहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम रिकमेंडेड होता है। तो ओवरऑल अगर इस सिस्टम की बात करें तो अगर एक जगह पे अगर हम लाहौर, इस्लामाबाद या बड़े शहरों की बात करें और वहाँ पे 100 सिस्टम ऑन एन एवरेज इन अ डे लग रहे हैं, तो वहाँ पे तकरीबन कोई 95 सिस्टम्स ग्रिड टाइड लगते हैं विदाउट बैटरीज। नेट मीटरिंग नेबर सिस्टम लग रहे होते हैं और सिर्फ 5 सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि हाइब्रिड लगते हैं ड्यू टू इट्स कैपिटल कॉस्ट और ड्यू टू इट्स लाइक O&M के इश्यूज इसके अंदर आते हैं। अक्सर ये होता है कि जब आप हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपने माइंडसेट बनाना है कि इसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि ये एक लोड डिपेंडेंट सिस्टम होता है, एक यूपीएस की तरह ऑपरेट कर रहा होता है। तो इसमें अगर कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है तो फिर आपका जो लोड जो चल रहा था सोलर से वो बंद हो जाएगा। जबकि ग्रिड टाइड सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ग्रिड टाइड सिस्टम क्या करता है कि जैसे ही आपकी जो बिजली आपका जो सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम आ गया तो खुद को आइसोलेट कर लेता है आपके घर के लोड से, तो आपके घर का लोड वापडा पे चलता रहता है और ग्रिड टाइड सिस्टम सेपरेटली खुद को आइसोलेट कर चुका होता है। अब हाइब्रिड सिस्टम जो है इसके अंदर जो मेजर कॉस्ट वेरिएंट है वो इन्वर्टर्स का है। जो अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं एक ग्रिड टाइड इन्वर्टर के मुकाबले। और दूसरा जो उसमें प्राइस वेरिएंट आता है वो बैटरीज का आता है, क्योंकि बैटरीज के फिर मल्टीपल ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। लिथियम आयन बैटरीज भी यूज़ होती हैं, ट्यूबुलर बैटरीज भी यूज़ होती हैं, और उसके अलावा सुपर कैपेसिटर्स एक टर्म आपने सुनी होगी जो कि आजकल थोड़ा सा मार्केट में इसके बारे में बात हो रही है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस बैटरीज के इसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक वेरिएंट होती है। ओके, तो थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम्स जो कि बहुत कम लग रहे हैं, जिनको एक बहुत छोटे पैमाने पे अगर आप लगाना चाह रहे हैं, मसलन आप कहते हैं कि यार मैंने एक पंखा चलाना है घर में, या मैंने 2 पंखे चलाने हैं, या मैं लाइट्स चलाना चाह रहा हूँ, तो इस तरह के सिस्टम को ऑफ ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। ये बड़े पैमाने पे भी लगता है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में अगर हम इसका इंस्टॉलेशन लेवल देखें कि बड़े पैमाने पे कितने सिस्टम्स लग रहे हैं, तो ये बहुत कम ऑफ ग्रिड सिस्टम्स पाकिस्तान में इंस्टॉल हो रहे हैं। तो बेसिकली ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है, इसका ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो पहले दोनों सिस्टम्स थे वो ग्रिड से या वापडा से कनेक्टेड थे, और वो वापडा से लोड शेयरिंग कर रहे थे, वापडा से इजाफी बिजली जो थे वो बना के वापडा को एक्सपोर्ट कर रहे थे। बिजली जो है वो कम हो, अगर सोलर कम जनरेट कर रहा है, आपके घर का लोड ज़्यादा है, तो जो डेफिसिट है वो आपका सिस्टम वापडा से पूरा कर रहा था। तो लेकिन जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है इसका ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं होता। सोलर पैनल्स लगे हुए हैं,
बैटरी लगी हुई है और आपका लोड है। तो सोलर पैनल्स और बैटरीज मिलकर आपके लोड को सप्लाई करते हैं। तो अक्सर औकात ये जो सिस्टम्स होते हैं वो इस तरह के इलाकों में लगाए जाते हैं जहाँ पे वापडा के कनेक्शंस नहीं होते, जहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ टाइप ऑफ द सिस्टम्स जो कि पाकिस्तान में इंस्टॉल हो रहे हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पर इंस्टॉल हो रहे हैं, और वो हैं सोलर ट्यूबवेल्स। ठीक है, सोलर ट्यूबवेल भी एक तरह का ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है जिसका वापडा से कोई कनेक्शन नहीं होता। इस सिस्टम का वर्किंग किस तरह से होती है कि इसका जो मेजर कंपोनेंट है उसमें सोलर पैनल्स हैं, उसके बाद VFD है, और तीसरा जो है आपकी मोटर है जिससे आपने ट्यूबवेल को चलाना। तो अब ये VFD क्या करती है कि आपकी जो मोटर की स्पीड है उसको कंट्रोल करती है। जो धूप है वो बहुत ज़्यादा है और बिजली बहुत अच्छी बन रही है तो आपकी मोटर की स्पीड काफ़ी तेज़ होगी, और जैसे जैसे जो सन है वो सन सेट कर रहा है या सूरज की जो रोशनी है वो कम हो रही है, बादल आ रहे हैं, तो आपकी मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी को वेरिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी मोटर की स्पीड जो है वो कंट्रोल हो रही होती है, और इसके साथ किसी तरह की बैटरीज नहीं लगी हुई होती, और ये ऑफ ग्रिड सिस्टम। ओके, तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मोहसिन साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।